दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उपदेष्टा क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम देख रहे थे वह था हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने 2023 के प्रश्न को स्टार्ट किया है और 2023 में जो हमारा पहला प्रश्न है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों दूसरे प्रश्न को हम देख रहे थे, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगामी परीक्षा जो हमारी 16 जून 2024 को लगी हुई है, उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2023 में जो हमारा बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से दूसरा प्रश्न पूछा गया है उसको यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। क्या है? फिर देखिए, कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में क्या दोस्तों पनप सकते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी। तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। सही आंसर मार्क करेंगे। सभी तीनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी देखिएगा। चलिए देखें व्याख्या इसकी क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पॉइंट जो व्याख्या में कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है क्या कि हाइपर थर्मोफिलिक यानी कि क्या है, फिर से देखिए, कह रहा है कि हाइपर थर्मोफिलिक सुपर हीट लविंग दोस्तों बैक्टीरिया और आर्किया उच्च तापमान वाले वातावरण में पाए जाते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि हाइपर थर्मोफिलिक यानी कि सुपर हीट लविंग बैक्टीरिया और आर्किया उच्च तापमान वाले वातावरण में पाए जाते हैं। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है हमारा कि सूक्ष्मजीव जीवमंडल के हर भाग में रहते हैं और उनमें से कुछ कम तापमान यानी कि हिमांक बिंदु से नीचे पर भी विकास करने में क्या है दोस्तों, सक्षम होते हैं। ये सूक्ष्मजीव समुद्र या ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। अतः कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। फिर से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूक्ष्मजीव जीवमंडल के हर भाग में रहते हैं और उनमें से कुछ कम तापमान यानी कि हिमांक बिंदु से नीचे पर भी विकास करने में सक्षम होते हैं। ये सूक्ष्मजीव समुद्र या ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। ठीक है, अतः कथन 2 भी हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि एसिडोफिल्स ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो अत्यधिक अम्लीय वातावरण में क्या है दोस्तों, इष्टतम वृद्धि दिखाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। अत्यधिक एसिडोफिल्स जीव, पीएच मान हमारा दोस्तों क्या होता है, वह हमारे क्या है, ग्रेटर देन 3 वाले वातावरण में रहते हैं। और मध्यम एसिडोफिल्स वाले जीव 3 से 5 के बीच पीएच मान वाली स्थितियों में क्या है, इष्टतम रूप से बढ़ते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अतः कथन 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार और देखेंगे, कह रहा है हमारा कि एसिडोफिल्स ऐसे सूक्ष्मजीव हैं दोस्तों जो अत्यधिक अम्लीय वातावरण में क्या हैं, इष्टतम वृद्धि दिखाते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। अत्यधिक एसिडोफिल्स जीव, पीएच मान हमारा ग्रेटर देन 3 वाले वातावरण में रहते हैं और मध्यम एसिडोफिल्स वाले जीव 3 से 5 के बीच पीएच मान वाली स्थितियों में इष्टतम रूप से बढ़ते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, एक बार और हम देखेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है दोस्तों, वह कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में क्या दोस्तों पनप सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। एक बार और देखेंगे, फिर से देखें ध्यानपूर्वक। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम पीएच वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न कह रहा था कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो हम लोगों ने मार्क किया दोस्तों ऑप्शन सी। तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, 2023 में जो पूछा गया हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों जैव विविधता टॉपिक से, उसको हम देखेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा तीसरा प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के क्या है, लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। क्या है, ध्यानपूर्वक देखें।
फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा क्या है, मत्स्यन मारजार यानी कि फिशिंग कैट। दूसरा है दोस्तों औरुगटैन। सी है हमारा उदबिलाव और डी है हमारा स्लॉथ बियर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा क्या, वह है हमारा औरंगुटान। ठीक है, फिर से देखें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन बी यानी कि औरंगुटैन। ठीक है, व्याख्या इसकी ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है। यहाँ देखें व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शोधकर्ताओं ने दोस्तों औरंगुटैन को वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी को औजार के रूप में उपयोग करते हुए क्या है दोस्तों, देखा है। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। फिर से एक बार पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी औरंगुटैन। ठीक है, शोधकर्ताओं ने दोस्तों औरंगुटैन को वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी को औजार के रूप में उपयोग करते हुए देखा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार और देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। तो याद रखें औरंगुटन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 2023 में पूछा गया है। उसको देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा क्या है, पुनर्संचरणशील क्या है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा क्या कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में क्या है। फिर से देखें, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निषयंतकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, देखेंगे। कह रहा है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निषयंतकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में यानी कि जैव निषयंतकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव निषयंतक यानी कि दोस्तों बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर क्या है, अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। फिर देखिए, कह रहा है कि जैव निषयंतक यानी कि बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि जैव निषयंतक यानी कि बायोफिल्टर दोस्तों हमारे मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को क्या है दोस्तों, नाइट्रेट में बदल देते हैं। क्या है, जैव निषयंतक यानी कि दोस्तों बायोफिल्टर मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को क्या दोस्तों, नाइट्रेट में बदल देते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे। कह रहा है हमारा कि जैव निषयंतक यानी कि बायोफिल्टर जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में क्या दोस्तों, फास्फोरस को बढ़ाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल 2 पॉइंट हमारे क्या हैं दोस्तों, वह हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निषयंतकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव निषयंतक दोस्तों यानी कि बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर क्या दोस्तों, अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, जैव निषयंतक यानी कि मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को क्या दोस्तों, नाइट्रेट में बदल देते हैं। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव निषयंतक यानी कि बायोफिल्टर जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को क्या दोस्तों, बढ़ाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, केवल 2 पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहां देखिए। ठीक है, व्याख्या इसकी जो कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली यानी कि RAS में जैव निषयंतकों बायोफिल्टरों की भूमिका। पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है हमारा कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली बायोफिल्टर मत्स्य प्रोटीन अपचय और क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उप उत्पादों को हटाने का कार्य करते हैं। अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली जिसे हम लोग RAS भी कहते हैं, बायोफिल्टर मत्स्य प्रोटीन अपचय और ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उप उत्पादों को हटाने का कार्य करते हैं। अतः कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली जिसे हम लोग RAS भी कहते हैं, सामान्यतः मत्स्य प्रोटीन अपचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पादित अमोनिया के स्तर को नियंत्रित करने हेतु बायोफिल्टर का उपयोग
उपयोग करता है। फिर देखिए कह रहा है कि RAS यानी कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली सामान्यतः मत्स्य प्रोटीन अपचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पादित अमोनिया के स्तर को नियंत्रित करने हेतु बायोफिल्टर का उपयोग करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा कह रहा है कि बायोफिल्टर के उपयोग के माध्यम से एक्वेरियम प्रणाली से क्या है, अमोनिया को हटा दिया जाता है। बायोफिल्टर दोस्तों एक अधा स्तर यानी कि सब स्प्रेड प्रदान करता है जिस पर दोस्तों क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया का सेवन करते हैं एवं नाइट्राइट का उत्पादन करते हैं जो मत्स्य के लिए भी क्या है दोस्तों, विषैला होता है। फिर देखिए बायोफिल्टर उपयोग के माध्यम से एक्वेरियम प्रणाली से क्या है दोस्तों, अमोनिया को हटा दिया जाता है, ठीक है। बायोफिल्टर क्या है दोस्तों, एक अधा स्तर सब स्प्रेड प्रदान करता है जिस पर दोस्तों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वृद्धि करते हैं। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया का सेवन करते हैं एवं नाइट्राइट का उत्पादन करते हैं जो मत्स्य के लिए भी क्या है दोस्तों, विषैला होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। बायोफिल्टर में अन्य नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट का उपभोग करते हैं और नाइट्रेट का उत्पादन करते हैं, अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। क्या है, बायोफिल्टर में अन्य नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्राइट का उपभोग करते हैं और नाइट्रेट का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, फिर से देखिएगा। अगला पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट है कि बायोफिल्टर सिस्टम दोस्तों हमारा संश्लिष्ट जल से क्या है दोस्तों, नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फोरस और अमोनियम आयनों की सांद्रता को कम करता है, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। क्या है, फिर से देखें, बायोफिल्टर सिस्टम दोस्तों संश्लिष्ट जल से नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फोरस और अमोनियम आयनों की सांद्रता को कम करता है, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है, ठीक है। एक बार और देखें, बायोफिल्टर सिस्टम हमारा संश्लिष्ट जल से नाइट्राइट, नाइट्रेट, फास्फोरस और अमोनियम आयनों की सांद्रता को कम करता है, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। व्याख्या हम लोगों ने देख लिया है, प्रश्न को एक बार और देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में कह रहा है जैव निष्यंदकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, ठीक है। एक बार और पढ़ेंगे, पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निष्यंदकों यानी कि बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि जैव निष्यंदक यानी कि बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जैव निष्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है, यानी कि जैव निष्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में क्या दोस्तों, फास्फोरस को बढ़ाते हैं, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। 2023 में जो हमारा बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से पूछा गया 5वां प्रश्न है, उसको हम ध्यानपूर्वक यहाँ देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, चलिए देखिएगा 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, देखेंगे दोस्तों 5वें प्रश्न को, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट हम देख रहे थे दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, और टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते चलिए। कह रहा है दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है देखेंगे, कह रहा है कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी हैं। क्या है, फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए क्या है दोस्तों, प्रमुख कुंजी हैं, ठीक है। इस पॉइंट को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, कह रहा है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं। फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख क्या हैं, कुंजी हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए क्या हैं, महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं, ठीक है।
कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर हम लोग मार्क करेंगे दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट क्या दोस्तों सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्या दिया गया है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है व्याख्या इसकी। कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारत में जैव विविधता शासन यानी कि भारत का जैविक विविधता अधिनियम 2002 नागोया प्रोटोकॉल से निकटतम रूप से संबंधित है। इसका उद्देश्य है दोस्तों जैविक विविधता अभिसमय के प्रावधानों को लागू करना, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, CBD। यहाँ देखें, कह रहा है कि भारत में जैव विविधता शासन भारत का जैविक विविधता अधिनियम 2002 नगोया प्रोटोकॉल से निकटतम रूप से संबंधित है। इसका उद्देश्य है दोस्तों जैविक विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के प्रावधानों को लागू करना। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल ने आनुवांशिक संसाधनों में वाणिज्यिक एवं अनुसंधान के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदाय के साथ लाभों को साझा करने की मांग की है। ठीक है, फिर से देखेंगे कि नागोया प्रोटोकॉल ने आनुवांशिक संसाधनों में वाणिज्यिक एवं अनुसंधान के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदाय के साथ लाभों को साझा करने की मांग की है। ठीक है, जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 फर्स्ट के तहत राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। अतः कथन एक हमारा सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार और पढ़ेंगे कि नागोया प्रोटोकॉल ने आनुवांशिक संसाधनों में वाणिज्यिक एवं अनुसंधान के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदाय के साथ लाभों को साझा करने की मांग की है। ठीक है, जैविक विविधता अधिनियम दोस्तों 2002 की धारा 41 फर्स्ट के तहत राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। अतः कथन एक हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों हमारा BMC, ठीक है, का मुख्य कार्य है हमारा स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। BMC हमारा जन जैव विविधता रजिस्टर में दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों तक इसकी पहुंच को विनियमित करने के लिए क्या दोस्तों उत्तरदायी होगा। फिर से देखिए, BMC दोस्तों, ठीक है, का मुख्य कार्य है हमारा स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करना है। BMC दोस्तों क्या है, जैव विविधता रजिस्टर में दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों तक इसकी पहुंच को विनियमित करने के लिए क्या दोस्तों उत्तरदायी होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये सारी व्याख्या जो हम लोग देख रहे हैं वह हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, व्याख्या इसकी देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है कि जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने के अतिरिक्त BMC दोस्तों अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित के लिए भी क्या दोस्तों जिम्मेदार होगा। ठीक है, यहाँ देखें क्या कह रहा है। पहला पॉइंट जो है वह कह रहा है कि जैविक संसाधनों का संरक्षण, सतत उपयोग एवं पहुंच तथा लाभ को साझा करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि वाणिज्यिक एवं अनुसंधान उद्देश्यों हेतु जैविक संसाधनों और या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का विनियमन। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, BMC दोस्तों हमारा क्या है, जैविक संसाधनों तक पहुंच, क्या है, जैविक संसाधनों तक पहुंच और प्रदान किए गए पारंपरिक ज्ञान के विवरण, संग्रह शुल्क का विवरण, प्राप्त लाभों का विवरण और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उनके साझाकरण के तरीके के बारे में जानकारी देने वाला एक रजिस्टर भी बनाए रखेगा। अतः कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है हमारा BMC क्या है दोस्तों, तो याद रखें ये हमारा दोस्तों बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है। ठीक है, BMC क्या है दोस्तों, याद रखें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है हमारी BMC। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बार और हम प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा दोस्तों। पांचवा जो प्रश्न हमारा कह रहा था उसको देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। पांचवा जो प्रश्न कह रहा था उसको देखें, एक बार हम पढ़ेंगे फिर से दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट हमारा कह रहा था कि भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां, यानी कि दोस्तों क्या है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की बात कर रहा है, जिसे हम लोग BMC कहते हैं, नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि हमारी जो BMC यानी कि दोस्तों बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियां हैं, यह कह रहा है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित
पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो दोनों ही पॉइंट दोस्तों हमारे सही दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा था कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट सही दिए गए हैं। इसकी व्याख्या हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बढ़ेंगे दोस्तों 2022 में जो हमारे जैव विविधता टॉपिक यानी कि बायोडाइवर्सिटी से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या प्रश्न हमारे बायोडाइवर्सिटी से पूछे गए हैं 2022 में। यहाँ देखिए, ठीक है, कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है कि वन्य जीव हमारा एकमात्र सरकार की संपत्ति है। क्या है, वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि वन्यजीव हमारा एकमात्र सरकार की क्या है दोस्तों, संपत्ति है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का क्या है दोस्तों, हकदार है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कह रहा है हमारा कि किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया ऑप्शन बी, केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। बाकी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारे गलत दिए गए हैं। यानी कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यह वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में हमारा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो पहला पॉइंट कह रहा था कि वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है, यह पॉइंट हमारा दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है कि जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जबकि तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है, तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, सही आंसर है केवल हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड पॉइंट सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दिया गया है। ठीक है, व्याख्या में जो पहला पॉइंट कह रहा है कि एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए, परंतु वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति नहीं है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। फिर से देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसले में हमारे दोस्तों बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए, परंतु वन्य जीव एकमात्र हमारी सरकार की संपत्ति नहीं है। इसीलिए हमारा कथन एक दोस्तों सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें कि जब किसी जानवर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो उसे उसी सुरक्षा का लाभ मिलेगा चाहे वह संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हो या संरक्षित क्षेत्र के बाहर, अतः कथन दो हमारा बिल्कुल सही है। फिर देखिए, कह रहा है कि जब किसी जानवर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो उसे उसी सुरक्षा का लाभ मिलेगा चाहे वह संरक्षित क्षेत्र में मौजूद हो या संरक्षित क्षेत्र से बाहर। ठीक है, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(a) के अनुसार यदि मुख्य वन्य जीव वार्डन संतुष्ट है कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या इतना विकलांग या मृतप्राय है कि ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे में लिखित आदेश द्वारा और उसका कारण बताते हुए। ठीक है, फिर देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11(1)(a) के अनुसार यदि मुख्य वन्य जीव वार्डन संतुष्ट है, क्या है, यदि मुख्य वन्य जीव वार्डन संतुष्ट है कि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या इतना विकलांग या मृतप्राय है कि ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसे में लिखित आदेश द्वारा और उसका कारण बताते हुए। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी व्याख्या हम देखेंगे क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें।
क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न नहीं लेकिन फैक्ट रिपीट करते हैं। इसलिए जो भी फैक्ट हम लोग पढ़ते चल रहे हैं, सारे प्रश्नों को, सारे फैक्टों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे, इसकी आगे प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है, बशर्ते किसी भी जंगली जानवर को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन संतुष्ट ना हो जाए कि ऐसे जानवर को पकड़ा, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे जानवर का जंगल में पुनर्वास नहीं किए जा सकने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। स्पष्टीकरण है कि खंड ए के प्रयोजनों के लिए इस तरह के एक जानवर को पकड़ने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जैसा भी मामला हो इस तरह से किया जाएगा कि उक्त जानवर को न्यूनतम आघात पहुंचे, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। फिर से देखिए, कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है, बशर्ते किसी भी जंगली जानवर को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन संतुष्ट ना हो जाए कि ऐसे जानवर को पकड़ा, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसे जानवर का जंगल में पुनर्वास नहीं किया जा सकने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है दोस्तों कि खंड ए के प्रयोजनों के लिए इस तरह के एक जानवर को पकड़ने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जैसा भी मामला हो इस तरह से किया जाएगा कि उक्त जानवर को न्यूनतम आघात पहुंचे, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 2022 में पूछा गया है। सब्जेक्ट दोस्तों देख रहे थे हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्या है, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए 2022 में जो हमारा पूछा गया है दूसरा प्रश्न, उसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से क्या दोस्तों प्रतिबिंबित करता है। फिर से देखिए, यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से क्या दोस्तों प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को क्या दोस्तों अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कह रहा है कि यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही दोस्तों आर्द्र भूमियां क्या हैं, इसके गुर्दे हैं, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा है कि यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे कि जलीय पादप दोस्तों भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को क्या दोस्तों अवशोषित कर लेते हैं। व्याख्या देखिए, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोस्तों हमारा आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड दोस्तों महत्वपूर्ण निस्यंदक यानी कि फिल्टर हैं, ठीक है। ये अवसाद को ट्रैप करती हैं, प्रदूषकों को हटाती हैं और जल को क्या दोस्तों शुद्ध करती हैं, ठीक है। वे अपशिष्टों को अवशोषित करके पृथ्वी के गुर्दे के रूप में कार्य करती, एक प्रकार से भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित करती हैं। आर्द्र भूमियां अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे कि यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दों की तरह काम करती। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। व्याख्या हमारा दिया गया है कि आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण निस्यंदक यानी कि फिल्टर हैं, हमारे वेटलैंड की बात कर रहा है। ये अवसाद को ट्रैप करती हैं, प्रदूषकों को हटाती हैं और जल को शुद्ध करती हैं। वे अपशिष्टों को अवशोषित करके पृथ्वी के गुर्दे के रूप में कार्य करती, एक प्रकार से भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित करती। आर्द्र भूमियां अपरदन को भी नियंत्रित करती, अतः विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 जो हम देख रहे थे 2022 में, उसका सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन डी, यानी कि जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों 2021 में जो हमारा जैव विविधता टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि प्रकृति में यानी कि नेचर में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। फिर देखिए, कह रहा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों
जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? पहला है दोस्तों फर्न, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मास, चौथा है दोस्तों छत्रक यानी कि मशरूम। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी। केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों कौन से, लाइकेन और हमारा मास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जबकि फर्न और छत्रक हमारा इसका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो पहला पॉइंट हमारा दिया गया है फर्न, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मास, चौथा है छत्रक। तो हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया। 2 और 3 हमारे सही दिए गए हैं, यानी कि लाइकेन और मास हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, सेकंड और थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था हमारा कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो हमारा सही आंसर होगा लाइकेन और मास। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन सी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, व्याख्या इसकी हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए व्याख्या इसकी हम देखते हैं। ध्यानपूर्वक व्याख्या देखें। व्याख्या जो कह रहा है दोस्तों, यहां देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि लाइकेन समेत मांस हमारे क्या है, ध्यानपूर्वक यहां देखें। कह रहा है कि लाइकेन समेत मांस ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इस प्रकार इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन्होंने चट्टानों को क्या है दोस्तों अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को क्या है दोस्तों उगने के अनुरूप बनाया। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है हमारा कि लाइकेन समेत मांस ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर क्या है दोस्तों उगते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन्होंने दोस्तों क्या है चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि चूंकि मांस दोस्तों मिट्टी पर क्या है, चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार यह मृदा अपक्षरण को क्या है दोस्तों रोकते हैं। फिर देखिए, चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार यह मृदा अपक्षरण को क्या दोस्तों रोकते हैं। अगला पॉइंट देखें, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वहीं लाइकेन एक मिश्रित जीव है जिसमें 2 अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल के बीच पारस्परिक कल्याणकारी सहजीविता होती है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता है, अर्थात यह प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। मशरूम मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देख लेंगे क्या कह रहा है कि लाइकेन समेत मांस ऐसे सजीव हैं दोस्तों जो चट्टानों पर उगते हैं। इस प्रकार इनकी मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। पहला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाती और इस प्रकार यह मृदा अपक्षरण को क्या है दोस्तों रोकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। वही लाइकेन एक मिश्रित जीव है जिसमें 2 अलग अलग जीवों यानी कि एक कवक और एक शैवाल के बीच पारस्परिक कल्याणकारी सहजीविता होती है। लाइकेन दोस्तों प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगता है, अर्थात यह प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। मशरूम मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्षों के ठूंठों पर और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। अतः विकल्प सी हम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर मार्क किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलिए दोस्तों। हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं वह मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा 2021 में पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ देखें। ठीक है, टॉपिक दोस्तों हमारा चल रहा था बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखेंगे यहाँ कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर क्या कीजिए दोस्तों विचार कीजिए। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमारा कह रहा है दोस्तों कॉपीपोड, दूसरा कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा कह रहा है दोस्तों डायटम, फिर है हमारा दोस्तों क्या है फोरमिनीफेरा। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कॉपीपोड, दूसरा कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा कह रहा है डायटम, चौथा कह रहा है दोस्तों फोरमिनीफेरा। ठीक है, फोरमिनीफेरा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से जीव
जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में क्या है दोस्तों, प्राथमिक उत्पादक हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। ठीक है, जबकि हमारे कॉपीपोड और क्या है दोस्तों हमारा जो फोर्मिनिफेरा दिया गया है, यह हमारे क्या है, ध्यानपूर्वक याद रखें कि यह हमारे जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, जबकि दोस्तों क्या है, हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कॉपीपोड, दूसरा कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा कह रहा है डाइटम, चौथा कह रहा है दोस्तों फोरमिनीफेरा। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? ऑप्शन बी हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और डाइटम। ठीक है, जबकि पहला और फोर्थ पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने क्या है, सेकंड और थर्ड मार्क किया है। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी देखिए। ठीक है, कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे दोस्तों कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। फिर देखिए, हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में दोस्तों पादप प्लवक क्या है, प्रमुख उत्पादक होते हैं। इसमें दोस्तों साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल एवं डाइटम क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वही कॉपीपोड तथा क्या है दोस्तों फोरमिनीफेरा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे व्याख्या। हरे पेड़ पौधे कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अगला देखें, महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में पादप प्लवक हमारे क्या है दोस्तों, प्रमुख उत्पादक होते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं एवं डाइटम क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं कॉपीपोड तथा फोरमिनीफेरा उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अतः विकल्प भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न देखें एक बार और क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित क्या है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला है कॉपीपोड, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है डाइटम, चौथा है हमारा फोरमिनीफेरा। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? तो याद रखें दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया और डाइटम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सेकंड और थर्ड हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे। बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं, यानी कि कॉपीपोड और फोरमिनीफेरा दोस्तों यह हमारे आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक के रूप में नहीं, जबकि याद रखें दोस्तों यह किस श्रेणी में आते हैं, हमारे फोरमिनीफेरा और कॉपीपोड दोस्तों यह हमारे उत्पादक की श्रेणी में नहीं, जबकि उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2021 में जो हमारा जैव विविधता टॉपिक से पूछा गया तीसरा प्रश्न है, उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों हमारा जाहक यानी कि क्या है दोस्तों, हेजहॉग। ठीक है, दूसरा कह रहा दोस्तों सैल मूसक यानी कि मार्मोट, तीसरा कह रहा है दोस्तों हमारा वज्रसल्क यानी कि दोस्तों पेंगोलिन। ठीक है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की क्या दोस्तों रक्षा करते हैं या करता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे। फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जाहक जिसे दोस्तों हम हेजहॉग कहते हैं, और तीसरा है हमारा वज्रसल्क यानी कि जिसे हम पेंगोलिन कहते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों सैल मूसक यानी कि मार्मोट, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों जाहक यानी कि हेजहॉग, दूसरा पॉइंट कह रहा है सैल मूसक यानी कि मार्मोट, और तीसरा कह रहा है दोस्तों वज्रसल्क यानी कि पेंगोलिन। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की क्या दोस्तों रक्षा करता है या करते हैं। तो सही आंसर इसमें हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों जाहक या हेजहॉग, दूसरा कह रहा है सैल मूसक या मार्मोट, तीसरा कह रहा है वज्रसल्क यानी कि पेंगोलिन। ठीक है, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करता है या करते हैं। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, फर्स्ट और थर्ड हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जाहक यानी कि हेजहॉग और वज्रसल्क जिसे दोस्तों हम लोग पेंगोलिन कहते हैं, ऐसे जीव हैं जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, हेजहॉग दोस्तों याद रखें एक छोटा स्तनपायी
स्तनपायी है और पेंगोलिन पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। विश्व में पाए जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2, ठीक है, फिर से देखें, जाहक हमारा हेजहॉग दोस्तों और वज्रसल्क पेंगोलिन ऐसे जीव हैं जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपनी रक्षा करते हैं। हेजहॉग एक छोटा स्तनपायी है और पेंगोलिन हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। याद रखें, कह रहा है कि विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2, ठीक है। यहाँ देखें क्या कह रहा है, चीन, यहाँ देखें, फिर से देखें, कह रहा है हमारा, यहाँ देखें कि हेजहॉग एक छोटा स्तनपायी है और पेंगोलिन पृथ्वी पर पाए जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 हमारी क्या है, यहाँ देखें चीनी, फिर देखें यहाँ देखें आगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या, देखते रहें, ठीक है। चलिए देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखें, कह रहा है हमारा कि विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 हमारी, ध्यानपूर्वक याद रखें कि 2 हमारी चीनी पेंगोलिन तथा इंडियन पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। क्या है, फिर से देखें, कह रहा है कि विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 चीनी पेंगोलिन तथा इंडियन पेंगोलिन, याद रखें, भारत में पाई जाती हैं। ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में देखी जा सकती हैं। वही सैल मूसक यानी कि मार्मोट गिलहरी परिवार के सबसे भारी सदस्य हैं जो गर्मियों के दौरान क्या है दोस्तों, सक्रिय होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे कि विश्व में पाई जाने वाली पेंगोलिन की 8 प्रजातियों में से 2 चीनी पेंगोलिन तथा इंडियन पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। ये अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में देखी जा सकती हैं। वही शैल मूसक जिसे हम लोग मार्मोट कहते हैं, गिलहरी परिवार के सबसे भारी सदस्य हैं जो गर्मियों के दौरान सक्रिय होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2021 में जो पूछा गया चौथा प्रश्न है उसको हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा बायोडाइवर्सिटी और सब्जेक्ट देख रहे थे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि हमारा फिल्टर फीडर है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है हमारा सीप यानी कि ऑयस्टर। क्या है, फिर से देखें, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से देखें, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव हमारा निस्यंदक भोजी यानी कि दोस्तों हमारा फिल्टर फीडर है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी यानी कि ऑयस्टर, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार और देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव दोस्तों हमारा निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है। तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे हम सीप यानी कि ऑयस्टर, हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है हमारा कि फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं दोस्तों जैसे बड़ी सीपी या बेलन वेल जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाले पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं दोस्तों जैसे बड़ी सीपी या बेलन वेल जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाले पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। सीप या ऑयस्टर प्राकृतिक फिल्टर फीडर हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी पंप करके भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्वों, निलंबित तलछट और रासायनिक संदूषकों को प्रग्रहित कर भोजन करते हैं। ये जल को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः विकल्प भी हमारा सही है, ठीक है। एक बार और व्याख्या पढ़ेंगे कि फिल्टर फीडर ऐसे जीव हैं जैसे बड़ी सीपी या बेलन वेल जो अपने शरीर के कुछ हिस्से से गुजरने वाले पानी की धारा से कार्बनिक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों को छानकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सीप या ऑयस्टर दोस्तों प्राकृतिक फिल्टर फीडर हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी पंप करके भोजन के कणों के साथ साथ पोषक तत्वों, निलंबित तलछट और रासायनिक संदूषकों को प्रग्रहित कर भोजन करते हैं। ये जल को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः विकल्प सी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीडर है। तो याद रखें सीप या ऑयस्टर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2020 में पूछे गए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए 2020 में जो पूछा गया है हमारा अगला प्रश्न है उसको देखिए। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्या है, वह है हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा।
कह रहा दोस्तों हमारा यहाँ प्रश्न देखें 2020 में जो पूछा गया पहला प्रश्न है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह 2 जिलों यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट में क्या है दोस्तों, फैला यानी कि विस्तृत है। दूसरा कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक बार और देखेंगे, कह रहा है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा कह रहा है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 2020 में हमारा पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जो सही पॉइंट है वह है हमारा पहला, और तीसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, पहला है कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। जबकि दूसरा कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, व्याख्या चलिए इसकी देखते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए व्याख्या क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि मरु राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में क्या है दोस्तों, विस्तृत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में विस्तृत है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1980-81 में क्या दोस्तों स्थापित किया गया। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल दोस्तों क्या है, 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर दोस्तों याद रखें जैसलमेर तथा 1262 वर्ग किलोमीटर हमारा बाड़मेर जिले के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, यह उष्ण शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां पर मानव जनसंख्या 4 से 5 प्रति व्यक्ति किलोमीटर आकलित की गई है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक दोस्तों संकटापन्न प्रजाति, जिसे हम लोग गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, के प्राकृतिक आवासों में से एक है। गोडावन को राजस्थान राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया गया है, और इस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों याद रखें ऑकलवुड पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से भी हम जानते हैं। एक बार और देखेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में विस्तृत है। जिला याद रखें इंपॉर्टेंट है, जिसे भारत सरकार द्वारा 1980-81 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर तथा 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर जिले के अंतर्गत शामिल है। यह उष्ण शुष्क एवं कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर मानव जनसंख्या 4 से 5 प्रति व्यक्ति किलोमीटर आकलित की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान अत्यधिक संकटापन्न प्रजाति, जिसे दोस्तों हम लोग गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, के प्राकृतिक आवासों यानी कि नेचुरल हैबिटेट में से एक है। गोडावन को राजस्थान राज्य पक्षी के रूप में भी घोषित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को ऑकलवुड पार्क या जीवाश्म पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। प्रश्न एक बार और देखेंगे क्या पूछ रहा था, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है कि भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि यह 2 जिलों में विस्तृत है, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले में, बिल्कुल सही है दोस्तों। और तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावन के प्राकृतिक आवासों में से एक है, तो यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया फर्स्ट और थर्ड पॉइंट, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2020 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखें ध्यानपूर्वक यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। फिर से देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्या है, फिर से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो याद रखें दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि आरक्षित क्षेत्र और क्रांतिक बाघ आवास का क्षेत्रफल, ठीक है, कार्बेट है दोस्तों हमारा 821.99 वर्ग किलोमीटर, रणथंभौर है दोस्तों हमारा क्या है 1113.364 वर्ग किलोमीटर, फिर है हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम 2595.72 वर्ग किलोमीटर, फिर है दोस्तों सुंदरबन 1699.62 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। एक बार और पढ़ेंगे,
कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो याद रखें दोस्तों, सही आंसर हम मार्क करेंगे, वह है हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। टॉपिक हमारा चल रहा था दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और हम सब्जेक्ट देख रहे थे दोस्तों, वह है हमारा क्या? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, देखें यहाँ क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों? विचार कीजिए। ठीक है, देखें कह रहा है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट जो कह रहा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व क्या दोस्तों? मादा करती है। क्या है? फिर देखिए, कह रहा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व हमारा मादा करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, कह रहा है कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। क्या है? हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से हमारे सही हैं? तो सही आंसर मार्क करेंगे, केवल फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है, बाकी के पॉइंट हमारे दोस्तों गलत दिए गए हैं। यानी कि थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे क्या हैं दोस्तों? गलत दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है हमारा कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा यानी कि हमारी फीमेल करती है। बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों कि हाथियों के समूह का नेतृत्व हमारी मादा करती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कह रहा है कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। बिल्कुल सही दिया गया है कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, तो यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। यानी कि हाथियों के समूह का नेतृत्व दोस्तों याद रखें मादा करती है। और सेकंड जो कह रहा है कि हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, यह भी पॉइंट हमारा सही दिया गया है। जबकि थर्ड कह रहा है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। और चौथा कह रहा है कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, तो यह भी पॉइंट हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं भारतीय हाथियों के संदर्भ में। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखें यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय हाथी यानी कि एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस के 3 जीवित उप प्रजातियों में से एक है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। फिर से देखें कि भारतीय हाथी यानी कि एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस के 3 जीवित उप प्रजातियों में से एक है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। ठीक है, ये 6-7 मादा हाथियों के समूह में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बड़ी एवं वृहद मादा करती है। क्या है? ये 6-7 मादा हाथियों के समूह में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बड़ी एवं वृहद मादा करती है। सभी स्थलीय स्तनधारियों में सर्वाधिक लंबा गर्भकाल यानी कि जेस्टेशन पीरियड दोस्तों 18 से 22 महीना हाथियों का होता है। क्या है? फिर देखिए, सभी स्थलीय स्तनधारियों में से सर्वाधिक लंबा गर्भकाल यानी कि इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वह 18 से 22 महीना हाथियों का होता है। ठीक है, हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या 6049 दोस्तों याद रखें कर्नाटक में है। इसके बाद असम व केरल में इनकी संख्या क्रमशः 5719 व 5706 है। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखेंगे कि भारतीय हाथी एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस के 3 जीवित उप प्रजातियों में से एक है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक है। ठीक है, यह 6-7 मादा हाथियों के समूह में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बड़ी एवं वृहद मादा करती है। कह रहा है कि सभी स्थलीय स्तनधारियों में सर्वाधिक लंबा गर्भकाल यानी कि जेस्टेशन पीरियड 18 से 22 महीना हाथियों का होता है। हाथी गणना 2017 के अनुसार भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या 6049 दोस्तों याद रखें कर्नाटक में है। इसके बाद असम व केरल में इनकी संख्या क्रमशः क्या है? 5719 व 5706। अतः दिए गए विकल्पों में हम लोगों ने सही आंसर मार्क किया था विकल्प ए। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, जो अगला प्रश्न कह रहा है उसको देखेंगे। 2020 में जो पूछा गया हमारा चौथा प्रश्न उसको देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी टॉपिक हम देख रहे थे। ठीक है, सब्जेक्ट चल रहा था हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, देखें कह रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में दोस्तों सीलोन फ्रॉगमाउथ
कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्ट्रॉट क्या है? तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों पक्षी। क्या है फिर से देखिए, कह रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्ट्रॉट क्या हैं? तो याद रखें ऑप्शन ए हम बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारे पक्षी यानी कि बर्ड्स हैं। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्ट्रॉट क्या हैं? तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए हमारे क्या हैं? पक्षी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। सारे प्रश्न हमारे दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जिन भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये PYQ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेष्टा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे इसकी प्रश्न की व्याख्या क्या दी गई है। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों की व्याख्या को आप लोग देखते चलें। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। चलिए देखिएगा दोस्तों व्याख्या इसकी। ठीक है, कह रहा है हमारा कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से क्या है दोस्तों? सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। क्या है फिर से देखें, कह रहा है कि भारत हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध देशों में से क्या है? एक है। ठीक है, यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं की क्या है दोस्तों? हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी आदि वर्गों के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में पक्षियों की लगभग क्या है दोस्तों? याद रखें 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट क्या है? कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्ट्रॉट, व्हाइट नेप्टेड, ग्रे क्राउंड प्रीनिया आदि पक्षियों की प्रमुख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही है। फिर से देखेंगे कि भारत जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है। कह रहा है कि यहाँ विभिन्न जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी आदि वर्गों के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां पाई जाती हैं। सीलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बॉर्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्ट्रॉट, व्हाइट नेप्ड टिट, ग्रे क्राउंड प्रीनिया आदि पक्षियों की प्रमुख प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 2020 में जो पूछा गया 5वां प्रश्न है उसको हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारतीय अनूप मृग यानी कि बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर क्या है दोस्तों? फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र हमारा क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर से देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय अनूप मृग जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र हमारा प्रसिद्ध है? तो इसमें बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है फिर से देखिए, जो प्रश्न कह रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारतीय अनूप मृग जिसे हम बारहसिंगा कहते हैं कि उस उपजाति जो पक्की भूमि पर क्या है दोस्तों? फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और देखें, कह रहा है कि भारतीय अनूप मृग यानी कि बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो याद रखें ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, व्याख्या हम देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, व्याख्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय अनूप यानी कि बारहसिंगा या जिसे हम लोग दोस्तों स्वैम्प डियर भी कहते हैं, कह रहा है कि पक्की भूमि पर रहने वाली हिरण की एक प्रजाति है। क्या है? जो विशेष रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बड़े पैमाने पर शिकार, आवासीय क्षति और बीमारियों के कारण इनकी संख्या वर्ष 1967 में घटकर मात्र 66 रह गई थी। 5 दशकों के लंबे संरक्षण कार्य के बाद इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह संरक्षण कार्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय क्या है दोस्तों? पशु भी है। अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखेंगे प्रश्न या क्या व्याख्या फिर से देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय अनूप बारहसिंगा या स्वैम्प डियर, याद रखें पक्की भूमि पर रहने वाली क्या है दोस्तों? हिरण की एक प्रजाति है जो विशेष रूप से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। बड़े पैमाने पर शिकार, आवासीय क्षति और बीमारियों के कारण इनकी संख्या वर्ष 1967 में घटकर मात्र 66 रह गई है। 5 दशकों के लंबे संरक्षण कार्य के बाद इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह
यह संरक्षण कार्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र में किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, एक बार और देखेंगे ध्यानपूर्वक। यहाँ देखिएगा, प्रश्न जो कह रहा था कि भारतीय अनुपमृग बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भच्ची है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो याद रखें दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों छठवां प्रश्न जो हमारा कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों हमारा, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट और सेकंड हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो याद रखें दोस्तों, हमारा अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा और वह हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। बाकी के पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। व्याख्या हम देख लेते हैं क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें कि कस्तूरी मृग का प्राकृतिक आवास हिमालय क्षेत्र है। यह हिमालयी राज्य उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूलित क्षेत्र हैं। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग है जो उत्तर प्रदेश के मैलानी के निकट स्थित है। यह अभ्यारण्य शारदा नदी के किनारे फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से रेड क्रेस्टेड एवं व्हाइट आइड पोचर्ड्स प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। जबकि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट रिजर्व स्थापित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को यूनेस्को के प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में 1925 में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लगातार पढ़ते रहें दोस्तों।